हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो इसको डिटेल में स्टडी किया था वो जैकब एंड मोनार्ड ने प्रस्तुत किया, लेकिन इसको जो अध्ययन किया डिटेल में वो नेरेनबर्ग और मिथाइल ने किया और टर्म जो है क्रिक ने दिया था। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब क्या है कि डीएनए से आरएनए का संश्लेषण और आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण, यानी कि डीएनए से आरएनए का संश्लेषण और आरएनए से संश्लेषण प्रोटीन का, ये क्या कहलाता है? सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। डीएनए से आरएनए के बनने को ट्रांसक्रिप्शन यानी कि हम अनुलेखन कहते हैं, जबकि आरएनए से प्रोटीन के बनने को हम ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन कहते हैं। इसका मतलब सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों आ जाते हैं। बाद में जैकब एंड मोनार्ड ने सेंट्रल डोग्मा प्रस्तुत किया और उसके बाद नेरेनबर्ग ने और मिथाइल ने सेंट्रल डोग्मा अध्ययन किया डिटेल में। लेकिन बाद में ये पता चला कि डीएनए में सेल्फ कैटालिटिक पावर होती है, यानी अपने स्वतः गुणन की पावर होती है। फिर बाद में ये पता चला कि डीएनए जो है आरएनए का सिंथेसिस तो करता ही है, लेकिन कुछ वायरसेस में ऐसा होता है कि जहां जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है वो पहले आरएनए से डीएनए का निर्माण करते हैं और फिर डीएनए उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए दोबारा से बनाता है। बाद में कुछ और वायरसेस में ये डिस्कवर हुआ कि आरएनए विदाउट डीएनए टेम्पलेट ही अपने जैसे आरएनए का सिंथेसिस कर लेता है। डीएनए का आरएनए से बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? डीएनए से आरएनए का बनता है। लेकिन जब आरएनए से डीएनए बनता है तब हम उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी कि विपरीत अनुलेखन कहते हैं। तो इसीलिए इन चेंजेस के बाद अब जो सेंट्रल डोग्मा है वो निम्न है कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं, प्रतिकृतिकरण, रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए बना सकता है। डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि अनुलेखन। लेकिन आरएनए से डीएनए भी बन सकता है, हम इसे क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या विपरीत अनुलेखन, और जो इसमें एंजाइम यूज होता है उसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके बाद आरएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि ये रेप्लिकेट कर सकता है अपने आप को। आरएनए से जो प्रोटीन बनती है वो केवल आरएनए से प्रोटीन बन सकती है, प्रोटीन से आरएनए नहीं बन सकती। इसका मतलब, और आरएनए से प्रोटीन के बनने को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, यानी कि अनुवादन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंफॉर्मेशंस का फ्लो है, जो डीएनए से आरएनए का बनने का मतलब क्या है? डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए में जा रही है। तो इसका मतलब एक लाइन में हम क्या समझ सकते हैं सेंट्रल डोग्मा को बहुत अच्छी तरीके से? क्या कि द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज बाइडायरेक्शनल इन न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए और आरएनए में जो इंफॉर्मेशंस का फ्लो है, प्रवाह है, वो दो दिशीय होता है। अर्थात द्विदिशीय या बाइडायरेक्शनल का मतलब क्या है कि डीएनए से आरएनए में जा सकती है इंफॉर्मेशन और आरएनए से डीएनए में भी आ सकती है, क्योंकि आरएनए डीएनए बना सकता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा। तो डीएनए से आरएनए में और आरएनए से डीएनए में इंफॉर्मेशन जा सकती है। इसका मतलब कि आरएनए में और डीएनए में, यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स में जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशंस का फ्लो है, यानी कि सूचनाओं का जो प्रवाह है वो द्विदिशीय यानी कि बाई डायरेक्शनल होता है। डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए दे सकता है। लेकिन आरएनए से प्रोटीन में जो इंफॉर्मेशंस का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहां पर तो बाई डायरेक्शनल है
इधर से इधर भी जा रहा है और इधर से इधर भी जा रहा है इंफॉर्मेशन, लेकिन यहां पर जो फ्लो है इंफॉर्मेशन का वो एक ही दिशा है। केवल दिशा कौन सी है? आरएनए से प्रोटीन, डॉट प्रोटीन टू आरएनए, यानी कि प्रोटीन से आरएनए नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड या आरएनए टू प्रोटीन इज यूनिडायरेक्शनल, यानी कि आरएनए अथवा न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन में सूचनाओं का प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है। तो न्यूक्लिक एसिड्स में इंफॉर्मेशंस का फ्लो, सूचनाओं का प्रवाह बाई डायरेक्शनल होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, लेकिन आरएनए से प्रोटीन में सूचनाओं का प्रवाह, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन यूनिडायरेक्शनल होता है, अर्थात एक दिशीय। कौन सा? ओनली फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन, केवल आरएनए से प्रोटीन की ओर सूचनाएं जा सकती है, प्रोटीन से आरएनए की ओर सूचनाएं वापस नहीं आ सकती। अब हम ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है कि डीएनए से इंफॉर्मेशंस का एमआरएनए पर ट्रांसफर ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यानी कि डीएनए से एमआरएनए के बनने के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द एमआरएनए, यानी कि डीएनए से एमआरएनए में सूचनाओं का प्रवाह क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है यूकैरियोट्स में, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए वहां ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में ही होता है। ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसके अंदर डीएनए का जो खंड यूज होता है, यानी कि जिस खंड के सामने डीएनए बनता, एमआरएनए बनता है, उस खंड को हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन। अब दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए में, उन दो स्ट्रैंड्स में दो अलग अलग स्ट्रैंड्स होते हैं, उनके सामने केवल एक के सामने डीएनए के एक स्ट्रैंड के सामने एमआरएनए बनता है, जबकि एक के सामने नहीं बनता। दो स्ट्रैंड्स होते हैं, नॉन टेम्पलेट और कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड, और दूसरा टेम्पलेट और एंटीसेंस और नॉन कोडिंग सीक्वेंस। अब जिस स्ट्रैंड के सामने पोलैरिटी 5 to 3, यानी कि जो डीएनए का स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम to 3 प्राइम है, उसकी सीक्वेंसेस कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं किसके? एमआरएनए के, लेकिन बस अंतर क्या होता है? एक्सेप्ट टी की जगह यू होता है, यानी कि उसकी सारी सीक्वेंसेस एमआरएनए में ऐसी होगी, लेकिन बस अंतर क्या होगा कि टी की जगह यू होगा, बाकी सारी सीक्वेंस सेम होगी। उसे हम बोलते हैं नॉन टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड। सेंस स्ट्रैंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेंस उसी का है, क्योंकि इंफॉर्मेशन एमआरएनए में जो गई है वो इसकी जैसी गई है। लेकिन जिस स्ट्रैंड के सामने एमआरएनए बनता है और उसकी सीक्वेंस इसके कॉम्प्लीमेंट्री होती है, यानी कि नॉन टेम्पलेट की कॉम्प्लीमेंट्री होती है, इसकी जगह से नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटीसेंस और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। यानी कि टेम्पलेट कौन सा होता है? जिसके सामने कोई चीज बनती है उसे टेम्पलेट बनती है, इसके सामने बनती है लेकिन सीक्वेंस इसके कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी वो नॉन टेम्पलेट या कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड, जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगी इसके सामने बनेगा वो टेम्पलेट और एंटीसेंस और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। अब जो एंजाइम इस ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का मतलब पॉलीमर बनाने वाला, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने वाला। जब वो आरएनए को जोड़ेगा तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को जोड़ता था तो डीएनए पॉलीमरेज था। अब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में थोड़ा अलग अलग होता है डीएनए पॉलीमरेज। पहले प्रोकैरियोट्स में देखते हैं, प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सभी प्रकार के आरएनए का निर्माण, यानी कि इसमें अलग अलग आरएनए के लिए अलग अलग नहीं होता, इसमें केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सभी प्रकार के आरएनए का निर्माण कर लेता है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज होता है प्रोकैरियोट्स को 5 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है, अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश और सिग्मा। अल्फा, अल्फा डैश और बीटा, बीटा तो मिलकर बनते हैं कोर एंजाइम, यानी ये अल्फा, ये अल्फा डैश, बीटा और बीटा डैश, इन्होंने मिलकर तो बनाया कोर एंजाइम। तो ये क्या हो गया? कोर एंजाइम। और इसके साथ जुड़ा हुआ होता है सिग्मा फैक्टर, और जो सिग्मा फैक्टर है इसका काम क्या होता है कि इनिशिएशन साइट
डीएनए पर जो इनिशिएशन साइट होती है, यानी कि जहां से एमआरएनए का निर्माण प्रारंभ होगा, उसे पहचानता है, जबकि कोर एंजाइम एमआरएनए का संश्लेषण करता है। तो दोनों का अपना स्पेसिफिक काम होता है। सिग्मा फैक्टर पहचानता है इनिशिएशन साइट को, जबकि कोर एंजाइम एमआरएनए का संश्लेषण करता है। कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर को मिलाकर कंप्लीटली आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। लेकिन जो यूकैरियोट्स है उसमें 3 प्रकार के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 28 एसआरएनए बनाएगा प्लस 18 एसआरएनए बनाएगा प्लस 5 एसआरएनए बनाएगा, जबकि आरएनए पॉलीमरेज 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एमआरएनए बनाएगा। इंफॉर्मेशन जो है डीएनए की वो एमआरएनए में ट्रांसफर कर रहा है। आरएनए पॉलीमरेज 3 आरएनए बनाएगा, 5 एसआरएनए बनाएगा और एसएनआरएनए बनाएगा, यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनाएगा, जो आगे जाकर हमें यूज करना है, हमें पढ़ना है। आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में 10 से 15 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। अब हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पर आते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहले आरंभन यानी कि इनिशिएशन, उसके बाद फिर इलॉन्गेशन यानी कि दीर्घीकरण, और टर्मिनेशन यानी कि समापन। तो सबसे पहले आरंभन, यानी कि इनिशिएशन। अब डीएनए में एक साइट होती है जहां से आरएनए का संश्लेषण स्टार्ट होता है, और एक साइट ऐसी होगी जहां पर आरएनए का संश्लेषण स्टॉप होगा। तो जहां से प्रारंभ होता है हम उसे इनिशिएशन साइट या प्रमोटर साइट कहते हैं, और जहां पर समाप्त होता है हम टर्मिनेशन साइट बोलते हैं। अब सबसे पहले जब आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन साइट पर आता है तो वो सिग्मा फैक्टर की सहायता से इनिशिएशन साइट या प्रमोटर साइट्स को पहचान लेता है। प्रोकैरियोट्स में प्रमोटर साइट से 10 बेस पेयर पहले, प्रमोटर साइट से 10 बेस पेयर पहले एक सीक्वेंस होती है। एक सीक्वेंस होती है 6 बेस पेयर की, जिसे हम क्या बोलते हैं, टाटा एट। टाटा एट बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रिबनाउ बॉक्स। प्रिबनाउ बॉक्स। ये तो हो गई प्रोकैरियोट्स में। लेकिन यूकैरियोट्स में, और ये कितने 10 बेस पेयर पहले, और उसमें 20 बेस पेयर्स पहले होती है पहले, और वो 7 बेस पेयर्स की सीक्वेंस होती है, और वो होती है टाटा और टाटा टैट। और इसको बोलते हैं हॉगनेस बॉक्स या टाटा बॉक्स। पहले इसको भी टाटा बॉक्स बोलते थे, लेकिन अब प्रोकैरियोट्स में प्रिबनाउ बॉक्स बोलते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में टाटा बॉक्स बोलते हैं। अब प्रमोटर साइट पर सबसे पहले जो सिग्मा फैक्टर है, हमारा ऐसे फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट हो रही है, तो सबसे पहले सिग्मा फैक्टर प्रमोटर साइट को पहचानेगा, और आरएनए पॉलीमरेज यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स के बीच में, जिससे दोनों स्ट्रैंड्स अलग होने लगेंगे, और कोर एंजाइम यहां पर डीएनए का आरएनए का संश्लेषण स्टार्ट करेगा। यहां पर भी वही डीएनए रेप्लिकेशन की तरह जो न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे वो ट्राइफॉस्फेट के रूप में आएंगे, और जब वो टूटेंगे, ब्रेकडाउन होंगे, तो ब्रेकडाउन होने के बाद जो उनके अंदर 2 फॉस्फेट अलग होंगे, तो फॉस्फेट अलग होते समय एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी ट्रांसक्रिप्शन में यूज होगी, अनुलेखन में यूज होगी। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी पर निर्भर नहीं करता, और ट्राइफॉस्फेट्स के ब्रेकडाउन के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है उसी का यूज करके ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब दूसरा स्टेप है इसमें रिलेशन, यानी कि दीर्घीकरण। अब
सिग्मा फैक्टर का पहचानने का काम था वो खत्म हो गया और अब इसके बाद कोर एंजाइम अब धीमे धीमे आगे सरकेगा और जैसे जैसे वो आगे सरकता जाएगा तो वो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता जाएगा। पहला न्यूक्लियोटाइड हमारे यहाँ जुड़ा ऐसे, फिर वो दूसरा जोड़ेगा, फिर तीसरा जोड़ेगा, फिर चौथा जोड़ेगा, फिर पांचवा, फिर छठा एंड सो ऑन, और एमआरएनए का सिंथेसिस आगे चलता रहेगा। और ये सिंथेसिस जो होता है हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है और जब तक होता रहेगा जब तक कि यहां पर टर्मिनेशन साइट ना आ जाए। माना फॉर एग्जांपल यहां पर टर्मिनेशन साइट थी, तो जब तक टर्मिनेशन साइट नहीं आ जाएगी तब तक एमआरएनए का सिंथेसिस चलता रहेगा और चलने के बाद अब जैसे ही टर्मिनेशन साइट आएगी अब वो स्टॉप हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप है इसमें टर्मिनेशन यानी कि समाप्ति। अब जो टर्मिनेशन होता है, जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन साइट पर पहुंचता है तो वहां पर अब वो इसको पहचानेगा और पहचान के अब टर्मिनेशन बन जाएगा। नॉर्मली आरएनए पॉलीमरेज अपने आप ही इतना कैपेबल होता है कि वो आरएनए संश्लेषण के बाद जो टर्मिनेशन होना है उसके लिए टर्मिनेशन साइट्स को पहचान लेता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में एक प्रोटीन होती है रो, जिसे हम बोलते हैं रो फैक्टर। वहां पर रो फैक्टर इसको टर्मिनेशन साइट को पहचानने में हेल्प करता है। टर्मिनेशन साइट को पहचानने में हेल्प करता है और याद हमें क्या रखना है कि यहां पर जो सीक्वेंसेस होती है टर्मिनेशन में वो पैलिंड्रोमिक होती हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है यानी कि दोनों तरफ से जो डायरेक्शन है वहां पर डीएनए सेम होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में डिटेल में पढ़ते हैं हम इसको। तो इस प्रकार से टर्मिनेशन पहले इनिशिएशन होगा जब सबसे पहले सिग्मा फैक्टर्स को यहां पहचानेगा और कोर एंजाइम सिंथेसिस को स्टार्ट करेगा। इस पर टाटा बॉक्स और प्रिग्नी बॉक्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में ट्राइफॉस्फेट के रूप में आते हैं, एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी ट्रांसक्रिप्शन में यूज होती है। अब इलॉन्गेशन में आगे बढ़ता जाएगा बट एमआरएनए का सिंथेसिस हो जाएगा। कब तक होगा? जब तक टर्मिनेशन साइट नहीं आएगी। टर्मिनेशन साइट पर आते ही आरएनए पॉलीमरेज उसको पहचान लेगा और ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। अब प्रोकैरियोट्स में तो थोड़ा सिंपल टाइप का होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन्स पाई जाती हैं। स्प्लिट जीन जो है उसकी खोज जो थी शार्प और रॉबर्ट्स ने की थी। स्प्लिट जीन का मतलब क्या है कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में अंतर क्या है कि प्रोकैरियोट्स में सामान्यतः नॉन स्प्लिट जीन पाई जाती हैं जबकि यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन पाई जाती हैं। तो प्रोकैरियोट्स की जो जीन्स है वो ऐसे है कि डीएनए है ये प्रोकैरियोट्स का, इसमें जो सारा का सारा पार्ट है वो कोडिंग पार्ट होता है। अर्थात उसमें जो जीन्स होती हैं उसके अंदर केवल फंक्शनल पार्ट होता है, नॉन फंक्शनल पार्ट नहीं होता। ये कोडिंग पार्ट है, इसका मतलब ये सारा फंक्शनल पार्ट है। इस पर एक विशेष एंजाइम्स या प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली होती है और इसीलिए ज्यादातर जो एमआरएनए बनता है प्रोकैरियोट्स में, ये प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं हम, तो प्रोकैरियोट्स में जो एमआरएनए बनता है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है। पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब उसमें कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन, इतनी पहले के लिए, ये दूसरे के लिए और ये तीसरे के लिए, इससे ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि कोडिंग पार्ट के साथ साथ नॉन कोडिंग पार्ट भी होता है। जैसे जो फंक्शनल पार्ट है, कोडिंग पार्ट है, वो एक्सॉन हो गया, फिर इंट्रॉन हो गया नॉन कोडिंग पार्ट, फिर एक्सॉन हो गया कोडिंग पार्ट, फिर इंट्रॉन हो गया नॉन कोडिंग पार्ट एंड आगे इससे। तो यानी कि उसमें जो सूचनाएं होती हैं वो स्प्लिट होती है, ना कि कंटिन्यूअस होती है। स्प्लिट का मतलब क्या है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, आगे तक ऐसे चलता है कि यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो सतत नहीं है, असतत है, डिसकंटिन्यूअस है। और ऐसी जीन को हम बोलते हैं स्प्लिट जीन, जिसकी खोज कितनी शार्प और रॉबर्ट्स ने की थी। तो स्प्लिट जीन में यूकैरियोट्स में इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअस नहीं होती बल्कि कैसी होती है, टूट टूट कर होती है, थोड़ी थोड़ी होती है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। लेकिन जब एमआरएनए का निर्माण हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो यहां पर जो कोडिंग पार्ट है उसके सामने भी एमआरएनए बनेगा, नॉन कोडिंग के सामने भी, कोडिंग के सामने भी, नॉन कोडिंग के सामने भी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एमआरएनए बना है इतना,
इतना आगे वाली जो mRNA है इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, इसमें है और आगे तक ऐसी है कि कुछ पार्ट में इंफॉर्मेशन है, कुछ में नहीं है। तो अब ये कोई जो नॉन फंक्शनल पार्ट है जिसमें इंफॉर्मेशन नहीं, उसका यूज तो कुछ है, बेकार है वो। तो इसके लिए जो ऐसा mRNA बनता है जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट होते हैं, हम सब बोलते हैं हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए। एचएनआरएनए की फुल फॉर्म क्या है? हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। इसे हेटेरोजीनस क्यों बोलते हैं? हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग, और दो वर्ड होते हैं, होमोजीनस और हेटेरोजीनस। जो समान होता है हम उसे होमोजीनस बोलते हैं, और जो समान नहीं होता, असमान होता है, एक से ज्यादा चीजें होती है जिसमें हम बोलते हैं हेटेरोजीनस। क्योंकि अब इसमें दो तरह की सीक्वेंसेस है, काम वाली फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, यानी कि जिसमें इंफॉर्मेशन है और जिसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन काम की कौन सी है? इंफॉर्मेशन वाली। काम की कौन सी नहीं है? जो इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अभी ये न्यूक्लियर आरएनए बना है, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, इसमें दोनों तरह की इंफॉर्मेशन है, यानी कि काम वाली भी है और नॉन काम वाली भी है, इसीलिए इसका नाम है हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। अब ये जो हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है ये इनएक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने के लिए इसमें तीन प्रोसेसेस होंगे। पहला कैपिंग, दूसरा टेलिंग, और इन दो प्रोसेस से तो ये स्टेबल बनेगा। और स्प्लाइसिंग से तीसरा प्रोसेस है स्प्लाइसिंग। इस तीसरे प्रोसेस से इसमें नॉन फंक्शनल पार्ट को रिमूव कर दिया जाएगा और फंक्शनल पार्ट को जोड़कर एक फंक्शनल mRNA का फॉर्मेशन किया जाएगा। तो कैपिंग से या टेलिंग से तो ये स्टेबल बनाया जाएगा, स्प्लाइसिंग से नॉन फंक्शनल पार्ट को हटा दिया जाएगा, फंक्शनल पार्ट को जोड़कर एक फंक्शनल mRNA का फॉर्मेशन करेगा। सबसे पहले कैपिंग देखिए। एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड होता है 7-मिथाइल ग्वायोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वो इसके 5 प्राइम एंड से जुड़ जाता है और एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम बोलते हैं 7mg कैप। क्या बोलते हैं? 7mg कैप। और 7mg कैप का फायदा क्या होता है? ये रिकॉग्नाइज करता है स्मॉलर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉलर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में तो एसडी एएसडी सीक्वेंस से बीच में इंटरेक्शन होने के बाद पहचानी जाती है, लेकिन यहां पर स्मॉलर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम्स को पहचानने के लिए 7mg कैप बन जाती है, और इससे 7-मिथाइल ग्वायोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है, असामान्य न्यूक्लियोटाइड है, उसका जुड़ना, जुड़कर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर का बनना, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपिंग। अब कैपिंग के बाद टेलिंग होती है। टेलिंग में क्या होगा? इसके 3 प्राइम एंड पर 200 न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं एडिनाइलिक एसिड के, और एक टेल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, और इस टेल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉली ए टेल। और पॉली ए टेल के बनने को या इनके जुड़ने को हम क्या बोलते हैं? टेलिंग बोलते हैं। इन दो प्रोसेस से अब ये स्टेबल हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होगा कि एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। अब जो राइबोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो रिमूव करता है इसके नॉन फंक्शनल पार्ट को। ये नॉन फंक्शनल पार्ट है, इसको काटने का काम कौन कर रहा है? राइबोन्यूक्लियस एंजाइम। और जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स, जो सॉरी mRNA के जो फ्रेगमेंट्स बचे हैं, यानी कि एक्सोनिक पार्ट है, फॉर एग्जांपल अगर ये mRNA है, ये इसमें ये है कोडिंग पार्ट, नॉन कोडिंग पार्ट, कोडिंग पार्ट, नॉन कोडिंग, कोडिंग, नॉन कोडिंग और फिर कोडिंग पार्ट फॉर एग्जांपल। तो अब इसमें जो एंजाइम है राइबोन्यूक्लियेज, राइबोन्यूक्लियेज क्या काम करेगा? इनको यहां से कट करेगा, और इसको कट करने के बाद अब ये तो हटा दिए जाएंगे नॉन कोडिंग पार्ट, और जो ये कोडिंग पार्ट्स है इनको साथ लाया जाएगा, और आरएनए लाइगेज इनको जोड़कर अब फंक्शनल mRNA बनाएगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा था स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, वहां पर कुछ विशेष प्रोटीन के साथ जिन्हें स्नर्प्स बोलते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, एसएनआरपी। अब स्मॉल न्यूक्लियर प्रोटीन जो होती है, स्नर्प्स जो होती हैं, वो अब इनके साथ जुड़कर
अब एक कॉम्प्लेक्स आती है, बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स इस काम के लिए। और वो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स जो होता है अब एटीपी की एनर्जी को यूज करता है नॉन एक्सोनिक पार्ट यानी कि जो नॉन कोडिंग पार्ट है यानी कि इंट्रॉनिक पार्ट है उनको कट करता है, एक्सोनिक पार्ट को साथ साथ जोड़ता है और जोड़ने के बाद लाइगेज की सहायता से उसको जोड़कर अब एक फंक्शनल एमआरएनए बनाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। इस स्प्लाइसिंग से फायदा क्या हुआ, इस प्रोसेस से फायदा क्या हुआ, दो फायदे होते हैं इसमें कि इन प्रोसेस से प्लस तीनों प्रोसेस से, इन तीनों प्रोसेस से जो न्यूक्लियस के अंदर अपने न्यूक्लियस एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड को कट कर सकते हैं वो इस एमआरएनए को कट नहीं कर पाएंगे, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, डिग्रेड नहीं कर पाएंगे, उसको तोड़ नहीं पाएंगे। दूसरा, जब ये छोटा हो जाता है तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर की सहायता से ये बाहर आता है। तो एमआरएनए जब बाहर आएगा न्यूक्लियर पोर की सहायता से तो ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि पहले जब बड़ा था काफी बड़ा था, क्योंकि इसका फंक्शनल नॉन फंक्शनल दोनों पार्ट थे। अब इन्होंने क्या, इसमें क्या हुआ कि नॉन फंक्शनल पार्ट हटा दिया गया, केवल फंक्शनल पार्ट जोड़कर छोटा एमआरएनए बना जो फंक्शनल है। अब ये छोटा एमआरएनए इस न्यूक्लियर पोर से आसानी से बाहर आ सकता है, यानी कि साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आना, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जो एमआरएनए का आना वो सरल हो जाता है, प्लस जो उसके न्यूक्लियस के अपने अंदर के न्यूक्लियस एंजाइम है वो इसको डिग्रेड नहीं कर पाते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।